सर कल पटना में जो 15 अलग अलग पक्षों की जो मीटिंग हुई, क्या कहोगे उसके बारे में? देखिए, आज सुबह में हमारी पार्टी की तरफ से हमारे साथी और महाराष्ट्र के एमआईएम के प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब ने हमारी तरफ से इस बात को रखा कि हम लोगों को उसमें मदऊ नहीं किया गया है, हमको उसमें बुलाया नहीं गया है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये लोग ही मिलकर बीजेपी को रोक सकते, हमारा मानना यह है कि वो मुश्किल है। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा बने। और अगर ये लोग चाहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड लोग सब जमा हो, तो फिर एमआईएम पार्टी को भी उनको बुलाना पड़ेगा। आप वहां पर दलितों की एक बहुत बड़ी नेता है बहन मायावती, मेरा उनके पार्टी से कोई संबंध नहीं है, मगर उनको भी आप नहीं बुलाए तो ये ऐसा तो कैसे होगा? तो अब ये लोगों को सोचना चाहिए। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते आए, करते रहेंगे कि हम 2014 में भी कोशिश किए, 2019 में भी कोशिश किए कि भाजपा की सरकार ना बने, मगर वो सरकार बनी। और सरकार बनने की वजह ये तमाम पार्टियों को बताना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या होता है। सर क्या वजह हो सकती है आपको नहीं बुलाया गया? मुझे, जबकि आपकी पार्टी भी सेक्युलर है और जो 15 पार्टियां हैं वो भी सेक्युलर है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास, मैं तो नहीं इसका जवाब दे सकता, ये तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए। जब वहां पर उद्धव ठाकरे को बुला लिए और उनके बाजू महबूबा मुफ्ती को बिठा लिए, उद्धव ठाकरे तो बरसों उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही, उन्होंने 2019-2014 में नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने वोट मांगा प्रधानमंत्री के तौर पर। फिर उन्होंने ही पहली मर्तबा देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। अब वो बैठे हैं, उनके बाजू महबूबा मुफ्ती तो बीजेपी से सरकार बनाई। अब बताइए क्या इसमें बोलेंगे? क्या सर कल जो पार्टी में मीटिंग जो हुई पार्टी लोगों की, क्या आगे आगामी चुनाव में इनका फायदा हो सकता है नरेंद्र मोदी को? मेरे को नहीं मालूम क्या होगा। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर हम तो कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, और अगर कोई हमारा ताउन चाहता है, हमारा सपोर्ट चाहता है, तो हमको बोले, हमको पूछे, हम तो उसका साथ देने को तैयार है, मगर हो ना हो हम तो अपनी कोशिश करेंगे। देखिए, 2014 से 2023 तक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एलियनेट, मार्जिनलाइज, टारगेटिंग किसी का हुआ है तो माइनॉरिटीज का हुआ है, साथ में दलितों का हुआ है, आदिवासियों का हुआ है, और सबसे ज्यादा है तो इन्हीं का नुकसान हुआ है। दूसरे बड़े लोगों का क्या नुकसान हुआ है? ठीक है, उनके पास सत्ता चलेगी, मगर एक्चुअल जमीन के ऊपर तो आप देखिए कि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। मॉब लिंचिंग किसका होता है? गौ रक्षक किसको मारते हैं? रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पर क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है। ये सब चीजें हैं। सर 2024 के आने वाले आगामी इलेक्शन में आपका क्या एजेंडा है मोदी के खिलाफ? हमारा एजेंडा शुरू से यही रहा है कि संविधान की खूबसूरती को बचाना है। भारत में जो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चल रही है, वो उसको बदलकर उसको पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में तब्दील करना है। और अगर मेजॉरिटेरियनिज्म ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश ये भी है कि दलित और मुसलमानों की एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, उनकी वॉइस हो, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े भारत की लोकसभा के चुनाव में। ये इन मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं और काम करते रहेंगे। सर आने वाले समय में प्रकाश अंबेडकर जी से वापस बातचीत हो सकती है? देखिए, फ्यूचर में क्या होगा इसका तो ना आप बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ, मगर इतना जरूर कहूंगा, मैं हमेशा इस बात को कहा कि बाड़ा साहब की मैं बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। मैं उनके साथ वक्त गुजारा हूँ, बड़ा अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। अब किसी वजूहात की बिना पर, किसी वजह की बिना पर हम लोग आगे नहीं बढ़ सके,
तो ये बात है। सर महाराष्ट्र में बीआरएस की एंट्री हो चुकी है और उसके अच्छे से घोड़-दौड़ शुरू हुई है। हम क्या कहोगे? नहीं, हर पार्टी को अपना राइट हासिल है कि अपना प्रचार करे, लोकतंत्र है, वो कोशिश कर रहे हैं। ईडी की रेड आज तक जो हुई भाजपा छोड़कर बाकी विपक्ष के लोगों पर हुई, भाजपा के लोगों पर नहीं होता है। तो ये तो सोचने की बात है, ये तो देश को सोचना पड़ेगा इस बात में। उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हाँ, हैं? उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के बारे में क्या कहते हैं? ये सवाल आपको उन तमाम कांग्रेस के राष्ट्रवादी के नेताओं से करना चाहिए, उनका क्या ओपिनियन है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एज अ मुख्यमंत्री उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में ये कहा था कि उनकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है। ये सवाल आपका वाजिबी है, मगर ये जवाब उनको देना पड़ेगा जो उनके साथ थे और है अभी। उनका क्या है, उनका क्या उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस एजेंडे पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर आप उनके पार्टी से अलायंस कर सकते हैं, किस पार्टी से? उद्धव ठाकरे जी से। देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते ना, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। मगर ये जो मीटिंगें जो होती हैं उसमें ये लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना कि दे हैव एरोगेटेड देमसेल्फ दिस राइट टू डिसाइड हु इज कम्युनल हु इज सेकुलर। तो ये इनको देखना पड़ेगा। कल पटना में उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के पास बैठे थे, तो विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए थे। तो उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा कि मैं जानबूझकर उनके पास बैठा हूं। अब बैठे हैं तो मुबारक हो उनको। अब हम क्या बोल सकते हैं उसमें, उनको क्या बोलेंगे वो तो। मगर आर्टिकल 370 जो निकाला गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, उसमें महबूबा मुफ्ती का भी बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई थी। और ये सब हम देख रहे हैं क्या हुआ। सर आज का टूर का प्लान क्या है? आज तो वह है पार्टी को, हमारे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को तैयार रखने के लिए, आने वाले चुनाव की तैयारी के सिलसिले में। और इसीलिए आज एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पर मलकापुर में रखी गई, कल अमरावती में है, इससे पहले हम नागपुर में थे। जैसे चलता रहेगा प्रोग्राम, हम जाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में एमआईएम के कितने सांसद रहेंगे? कितने सांसद पहले तो लड़ना पड़ेगा, तो कितने लड़ेंगे उसके बारे में हम इम्तियाज जलील साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी, हम लोग सब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के सिलसिले में। और जब कोई एक डेफिनेट फैसला हो जाएगा फिर आपको बताएंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।